अस्सलाम वालेकुम। माय टॉपिक इज़ थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज़म। मैग्नेटिज़म क्या है? अगर मैग्नेटिज़म की बात करें तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की वजह से इंड्यूस होती है उसको हम मैग्नेटिज़म बोलते हैं। और जो चीज़ या जो सब्सटेंस जो चीज़ हमारे पास इस रिपल्शन या अट्रैक्शन की फ़ोर्स को इंड्यूस करती है उसको हम मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगी मैग्नेटिक फोर्स वो मैग्नेट के पोल्स पर होगी। हमेशा उसके पोल्स पर सबसे ज़्यादा फोर्स होगी। जो लाइक या सेम मैग्नेटिक पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक हैं या जो सेम नहीं है मैग्नेटिक पोल्स वो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब साउथ साउथ आपस में रिपेल करेंगे, और अगर नॉर्थ साउथ आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हिस्ट्री की बात की जाए तो 1600 में विलियम गैल्ब्रेट ने एक मैग्नेटिक मटेरियल दरियाफ्त किया था और मैग्नेटिज्म का आइडिया दिया था। अट्रैक्शन और रिपल्शन पोल्स पे होती है, उसने ये भी बताया था। और उसके अलावा उसने कहा कि 1820 में हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, और उसने कहा कि जो मैग्नेटिक कंपास होती है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो डिफ्लेक्ट करती है। और एंड्रे मैरी एम्पियर ने बताया कि जो पैरेलल वायर्स अगर उनमें करंट पास हो रहा है तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और ये इसकी वजह से होता है क्योंकि उनमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है करंट पास होने की वजह से, चार्जेस की वजह से। 1830 में माइकल फैराडे ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में उसने बताया, और उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो मोशन बन जाती है, और अगर मोशन और मैग्नेटिज्म को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो इंड्यूस करंट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस करंट। 1860 में मैक्सवेल ने मैथमेटिक डिस्क्रिप्शन दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब हमारे पास थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? अगर हम इन जनरल थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करें तो वो बताती है कि एक मैग्नेटिक पीस जो है स्टील रॉड का, अगर उसको हम स्मॉल पीसेस में तकसीम कर दें तो हर पीस मैग्नेट के तौर पर काम करेगा। उसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। मैग्नेट के बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर टिनी मैग्नेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टिनी मैग्नेट्स होते हैं जो अलाइन अप होते हैं नॉर्थ पोल की तरफ, और इनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। वाइबर थ्योरी मैग्नेटिज्म के बारे में क्या कहती है? वो कहती है कि हर मैग्नेट के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो हर मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें हर मॉलिक्यूल एक कंप्लीट मैग्नेट के तौर पर काम करता है। उसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है, और उनकी स्ट्रेंथ भी इक्वल होती है, बिल्कुल सेम होती है। आगे फर्दर थ्योरीज हैं हमारे पास। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? वो ये है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो हर पार्ट जो है वो कंप्लीट मैग्नेट के तौर पर काम करेगा। उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी सेम होगी, और उसके अंदर जो उस मैग्नेट के अंदर जो टिनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं वो सब की स्ट्रेंथ सेम होगी और मैग्नेट के तौर पर काम करेंगे। जो मैग्नेट होता है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस होती हैं इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की वजह से, और उसी की वजह से करंट भी इंड्यूस होता है। मटेरियल अगर हम कहें कि वो अनमैग्नेटाइज है तो उसकी वजह ये होगी कि उसके अंदर, उस मैग्नेट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं, टिनी मैग्नेट्स हैं, वो रैंडम मैनर में प्रेजेंट होंगे, वो अलाइन अप नहीं होंगे, इसलिए उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ न्यूट्रल होंगी। अगर हम कहें कि मटेरियल मैग्नेटाइज है तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स जो होंगे वो अलाइन अप होंगे, वो अरेंज्ड फॉर्म में होंगे, जिसकी वजह से उनमें करंट भी इंड्यूस होगा और उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। फर्दर इसकी डायग्राम के साथ बताया गया है कि कैसे जो है वो मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं किसी भी मैग्नेट में, और कैसे वो
रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। अगर रैंडमली फर्स्ट वन में अगर रैंडमली प्रेजेंट होंगे तो वो उनमें डोमेन जो है वो ज़ीरो होगी, मैग्नेटिक डोमेन। और अगर वो अलाइन अप होंगे और उनकी सेम डायरेक्शन होगी तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और उनमें करंट इंड्यूस भी होगा। पॉइंट ऑफ सेचुरेशन की बात करें तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम किसी भी मैग्नेट को मज़ीद मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, ना ही उसकी स्ट्रेंथ को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं वो फुली अलाइन हैं, उसको मज़ीद अलाइन अप नहीं किया जा सकता। इसको इसको हम पॉइंट ऑफ सेचुरेशन बोलेंगे। हमारे पास फर्दर है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म डिफाइन करती है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है उसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं। और जो स्पिनिंग मोशन है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो उस एक टीनी मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट बना देती है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो वो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, उनकी डायरेक्शन अगर सेम नहीं होगी तो वो मैग्नेट के तौर पर काम नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है, कभी भी सेम नहीं होती, उनका स्पिन ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन डायरेक्शन है वो एक पेयर बना देती है, दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते हैं और उनकी स्पिन बनती है और वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होती है। डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि हर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है वो हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। अगर इक्वल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास एटम जो है वो अनमैग्नेटाइज्ड होगा। लेकिन अगर उन इलेक्ट्रॉन से जितने एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, या स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करने वालों से तो वो जो है मटेरियल वो मैग्नेटाइज्ड होगा। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें उसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की डोमेन थ्योरी के, तो वो क्या है कि अगर हमारे पास एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग हो रही है वो हमारे पास मैग्नेटाइज्ड है। और जो पहली वाली पिक्चर है उसमें बताया गया है कि डीमैग्नेटिज्म क्या है कि वो रैंडम मोशन में एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं और उन एक ऑपोजिट स्पिन की वजह से वो कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे के इफ़ेक्ट को। इसको अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहें डोमेन थ्योरी को तो वो हम कैसे करेंगे। एक एटम उसका एटॉमिक नंबर अगर 26 है तो उसमें 26 प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में और 26 इलेक्ट्रॉन्स ही उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। उसमें से अगर 26 में से 13 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है और 13 ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो न्यूट्रल होगा क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर 13 इलेक्ट्रॉन की स्पिन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो वो मैग्नेटाइज होगा एटम। अब मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है, इसका दो ही सोर्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनएमआर और एमआरआई में। एनएमआर का एब्रीवेशन है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है उसका एब्रीवेशन है एमआरआई। मैग्नेटिक बिहेवियर किसी भी मटेरियल का डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे और टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो मैग्नेट के अंदर जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होंगे उनका थर्मो मोशन रैंडम हो जाएगा, वो अलाइन अप नहीं रह सकेंगे।
जिसकी वजह से उनकी मैग्नेटिज्म डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर हम टाइप्स की बात करें, कितने टाइप्स के मैग्नेट प्रेजेंट हैं, तो उसकी फ्यू टाइप्स हैं। नेचुरल मैग्नेट, लॉबस्टोन जो है, लॉबस्टोन हमारे पास जो है वो एक नेचुरल मैग्नेट है। उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नेचुरल है और वो एक आयरन ओर का टाइप है। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस कराई जा सकें आर्टिफिशली। उसकी फर्दर एग्जांपल्स है आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं और इनमें आर्टिफिशली मैग्नेटिक फील्ड्स इंड्यूस कराई जा सकती है। टेम्परेरी मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत इजीली लूज़ करते, बहुत ज़्यादा जल्दी और इजीली लूज़ करते। सॉफ्ट आयरन इसकी टाइप है, इसकी एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन। परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत देर तक रिटेन रह सकें और वो जल्दी मैग्नेटाइज ना हो। स्टील इसकी एग्जांपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो चीज़ है, अगर एक वायर है जिसमें कॉइल है, जिसमें करंट पास हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर काम करेगा क्योंकि उसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के पास आउट होने की वजह से। मैग्नेटिज्म और डीमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ को मैग्नेट बनाने के लिए उसको हम स्ट्रोकिंग से या फिर डीसी करंट को पास करवा के इंड्यूस करा सकते हैं उसमें करंट, या फिर अगर वो अर्थ फील्ड के साथ अलाइन अप हो और उस टैपिंग के ज़रिए भी हम उसमें इंड्यूस करा सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। डीमैग्नेटाइज करने के लिए किसी भी मैग्नेट को हम उसको रैंडम कर देंगे, उसके मॉलिक्यूलर मैग्नेट की मोशन या अरेंजमेंट। उसको अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें उस मैग्नेट का, तो उसमें रैंडम थर्मल मोशन ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और अगर हम उसमें एसी करंट अप्लाई करें तब भी उसका जो मोशन है, एसी करंट अगर हम अप्लाई कर दें तो उसकी वजह से भी जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मैग्नेट हमारे पास हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट हमारे पास कुछ टाइप्स हैं मैग्नेट की जिसमें हम फर्दर पढ़ेंगे। डायमैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म है, फेरोमैग्नेटिज्म है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है और फेरीमैग्नेटिज्म है। ये इसके टाइप्स हैं। और उसके अलावा डायमैग्नेटिज्म की अगर बात की जाए, डायमैग्नेटिक बिहेवियर सिर्फ डायमैग्नेटिक मटेरियल में ही देखा जा सकता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग जो है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है उनका, या इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग जो है वो बहुत ही वीक इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। इस केस में जो मैग्नेटिज्म है इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू ही अंडरस्टैंड किया जा सकता है। किसी भी मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसका न्यूक्लियस कूलम अट्रैक्शन और लॉरेंस फोर्स को फेस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इंक्रीज़ कर जाएगी और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज़ करेगा अगर वो ऑपोजिट हैं फील्ड के अलाइन हुए हुए। अगर फील्ड के ऑपोजिट अलाइन हुए हुए हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है इंक्रीज़ करेगा, और अगर वो फील्ड के पैरेलल अलाइन हुए हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिक्रीज़ करेगा। डायमैग्नेटिज्म में बहुत ही वीक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। अगर पैरामैग्नेटिज्म की बात करें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट होगा, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो स्पिनिंग है उससे जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपना मैग्नेटिक मोमेंट फ्रीली अलाइन करता है किसी भी डायरेक्शन में, और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए उस पर तो वो अपने आप को सेम डायरेक्शन में
सेम डायरेक्शन में अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बल्क जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात की जाए तो मैग्नेटिक फोर्स किसी भी मैग्नेटिक डायपोल से क्रिएट होने वाली एक मैग्नेटिक फील्ड में जब एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, तो उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को हम लॉरेंट्ज़ फोर्स भी कहते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस होती है। और इसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है F=Q/V/B। Q हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, V वेलोसिटी है और B इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो मोशन पार्टिकल के मोशन से और मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसमें एक 90 का एंगल बन जाएगा। और जो फोर्स है वो ओवरऑल पार्टिकल पे काम नहीं करते कुछ भी, बस वो उसकी डायरेक्शन चेंज करती है जिसमें वो मूव कर रहा है, और उसको स्पीड अप नहीं करती। उसकी जो मोमेंट है उसको ना तो स्पीड अप कर सकती है और ना ही उसकी स्पीड को कम कर सकती है। जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो है F=Q/V/B साइन थीटा। और थीटा जो है वो हमारे पास एंगल है जो फोर्स के परपेंडिकुलर होने की वजह से आया है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस जो है मैग्नेटिक फोर्स की वो ये है, पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि जो साउथ पोल है उसके अगर नज़दीक एन पोल जाएगा यानी कि नॉर्थ पोल जाएगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन नॉर्थ के करीब अगर नॉर्थ पोल ही जाएगा तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करते। मैग्नेटिक डायपोल्स की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जिस कॉमन सोर्स से प्रोड्यूस होती है नेचर में उसको हम डायपोल कहते हैं। नेचर में दो ही डायपोल प्रेजेंट हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। साउथ और नॉर्थ पोल अर्थ पे भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी वजह से जो कंपासेस हैं वो हमें डायरेक्शन देती हैं अर्थ पे कि किस तरफ जाना है। वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से काम करती हैं कंपास। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि उनकी डायरेक्शन की, तो अगर ऑपोजिट होगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम पोल होंगे तो वो रिपेल करेंगे। पिक्चर में भी यही दिखाया हुआ है अट्रैक्शन के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है जिसमें फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकती है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अपने आप को वो अप्लाई करती है। उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रैवल करती है अवे फ्रॉम नॉर्थ और टुवर्ड साउथ पोल। और ये मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं कर्व्स में। अगर वो कर्व है हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजीली हो जाती है। मतलब उनका एक अपना दायरा होता है, हर मैग्नेटिक लाइन का एक अपना दायरा होता है, वो किसी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और ये किसी भी मैग्नेटाइजेबल मटेरियल में इजीली ट्रैवल करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड इजीली ट्रैवल करती है। अगर हम मैग्नेटिक लाइंस की डेमोन्स्ट्रेशन को देखना चाहें तो वो हम कैसे देख सकते हैं? अगर हम एक हॉरिजेंटल कार्डबोर्ड लें, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, हॉरिजेंटल कार्डबोर्ड लें और उसको हम उसके अंदर से एक थिक कॉपर वायर को पास करवाएं, थिक कॉपर वायर को पास करवाएं और उसके ऊपर हम आयरन की स्प्रिंकल कर दें, आयरन फिलिंग्स को, छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स को स्प्रिंकल कर दें कार्डबोर्ड के ऊपर। और उसमें से हैवी करंट अगर उस वायर से पास आउट करवाएं तो वो जो आयरन फिलिंग्स हैं वो उन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं। और उन फील्ड लाइंस को हम अगर कार्डबोर्ड के ऊपर हल्का सा टैप करेंगे तो वो
पूरा एक पैटर्न बन जाएगा हमारे पास, जिसमें फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं, वैसे वैसे वो आयरन फिलिंग्स भी मूव करना शुरू कर देंगी और उसको हम एक कंपास नीडल से प्लॉट भी कर सकते हैं उन फील्ड लाइंस को। राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है? राइट हैंड थंब रूल हमें बताता है कि अगर हमारे पास, जैसे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके अराउंड अगर हम अपना राइट हैंड रैप करें तो हमारा जो थंब है वो हमें करंट फ्लो की डायरेक्शन बताएगा, और जो हमारी रैप फिंगर्स है वो बताती हैं कि जो फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है बैटरी में तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव बैटरी में करंट फ्लो हो रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि अगर हम एक सॉफ्ट आयरन बार को रैप अप कर दें एक वायर के साथ और उसमें से एक हैवी करंट पास करवाएं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी करंट पास होने की वजह से, जिसकी वजह से आयरन बार जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा करंट के पास आउट होने की वजह से। जब चार्जेस मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए करंट को अगर बार बार हम ऑन ऑफ करेंगे तो उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो इस वजह से क्योंकि जो आयरन है, आयरन कोर है, वो सॉफ्ट आयरन कोर हमने यहाँ पे लिया है, और वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो जो मैग्नेटिज़्म है या मैग्नेट है उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से कुछ ये भी हैं कि लाउड स्पीकर में मैग्नेट इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा माइक्रोफोन्स में मैग्नेट इस्तेमाल होता है, डीसी मोटर्स में मैग्नेट इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स और बजर्स में भी मैग्नेट इस्तेमाल होता है, गैल्वेनोमीटर्स और की जो मूविंग कॉइल होती है उसकी जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की वो मैग्नेट की वजह से मूव करती है। एमीटर में मैग्नेट इस्तेमाल होता है, ट्रांसफॉर्मर्स में भी मैग्नेट इस्तेमाल होता है।